करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ऐप सुमित्राना साइंस क्लासेस लोड नहीं किया है तो आप अपने फोन में इसे लोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के यहाँ पर सर्च ऑप्शन में सुमित्राना साइंस क्लासेस को सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे ऐप आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के बाद में ओपन करेंगे, इसमें अपनी आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के बाद में आपके पास में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसे ही इंटरफेस आएगा आप इसे स्टोर सेक्शन में जाकर के आपको यहाँ पर सारे के सारे कोर्सेज अपलोड मिल जाएंगे। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है तो उसके यहाँ पर कोर्सेज को अपलोड किया गया है। आप इनको खरीद सकते हैं और खरीदने के बाद में आप कंटिन्यू प्रोसेस में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा टीआरएनए के ऊपर। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है टीआरएनए के ऊपर, तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो टीआरएनए की फुल फॉर्म है ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें कुछ थ्योरी है वो लिख ले, और थ्योरी के बाद में जब डायग्राम हम इसका समझेंगे टीआरएनए का तब एकदम परफेक्ट तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि थ्योरी बहुत ही इजी तरीके से लिखी हुई है यहाँ पर। लिखें इसमें ट्रांसफर आरएनए स्मॉल साइज के राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं जो लगभग 60 टाइप के, यानी 60 प्रकार के, जो लगभग 60 टाइप के होते हैं, जो लगभग 60 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 20 प्रकार के 20 टाइप्स के राइबोसोम, जिसमें से 20 प्रकार के टीआरएनए, जिसमें से 20 प्रकार के टीआरएनए, 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स, 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स। आपको पता है कि जो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं ये आपस में मिलकर के एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कराते हैं। इस बात को याद रखना, ये एक एग्जैक्ट डाटा है। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड टुगेदर आर कॉल्ड एज, मतलब दोनों सभी आपस में मिलकर के एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कराते हैं। 20 टाइप के अमीनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ट्रांसफर करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ट्रांसफर करते हैं। अगर हम लोग सेल की बात करें तो सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, आपको पता है। बाहर की ओर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इस साइटोप्लाज्म में पाया जाता है एमआरएनए, जो कि डीएनए से मिलकर के ही बनता है, एमआरएनए, राइट। इसके ऊपर कोडॉन्स पाए जाते हैं, और डीएनए से ही जो होता है यहाँ पर टीआरएनए का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो टीआरएनए की अगर हम लोग बात करें तो कुछ एक तरीके की गाड़ी होती है, हम इस तरीके से मान लेते हैं, जिसके पास में एंटीकोडॉन्स पाए जाते हैं। और ये जो टीआरएनए है, ये टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर के आता है। तो 20 प्रकार के हमने यहाँ पर क्या, बेसिकली 60 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं, जिसमें से 20 प्रकार के जो टीआरएनए होते हैं, यानी कि सभी 60 प्रकार के टीआरएनए में जो 20 प्रकार के टीआरएनए होते हैं वो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड को, लाइक अमीनो एसिड A1, अमीनो एसिड A2, अमीनो एसिड A3, इस तरीके के अमीनो एसिड को लोड करता है, और लोड करके ये ट्रांसफर करता है एमआरएनए के पास। कहां ट्रांसफर करता है, एमआरएनए के पास। और यहां पर ले जाकर के ये अमीनो एसिड, जैसे मान लो ये एंटीकोडॉन के द्वारा ये मैच करेगा और यहाँ कोडॉन्स पाया जा रहा है, तो यहाँ पर अमीनो एसिड A1 अनलोड कर दिया, यहाँ अमीनो एसिड A2, यहाँ अमीनो एसिड A3। तो इस प्रकार से एक चैन के फॉर्म में अमीनो एसिड अरेंज किए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 20, ठीक है। तो 20 टाइप के अमीनो एसिड को यहाँ पर इनरोल किया जाता है। देन ये पूरा जो चैन होता है, अमीनो एसिड का जो चैन होता है, ये माला होती है, इस पूरी माला को मिला करके वन प्रोटीन मॉलिक्यूल कहते हैं, वन प्रोटीन मॉलिक्यूल कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टीआरएनए होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्या कर रहा है बेटा, सहायता कर रहा है। नाइन से लिखें, टीआरएनए को सॉल्युबल आरएनए
एसआरएनए, टीआरएनए को एसआरएनए, सॉल्यूबल आरएनए, टीआरएनए को सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, यानी टीआरएनए को हो या इसी का दूसरा नाम क्या है, एसआरएनए, सॉल्यूबल राइबोन्यूक्लिक एसिड, सॉल्यूबल आरएनए या एसआरएनए भी कहते हैं, जो कि सेल में आरएनए का लगभग 10 से 15% भाग होता है, जो कि सेल में आरएनए का लगभग 10 से 15% पार्ट या भाग होता है। ये तो कुछ खास बात हो गई टीआरएनए की। एक्चुअल में आपका जो यहां पर स्ट्रक्चर या जो भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में एग्जाम में, तो वो पूछेगा कि टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, या क्वेश्चन आपका जो आएगा वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। तो क्लोवर लीफ मॉडल के बारे में स्पेशली पूछा जाता है। तो क्लोवर लीफ मॉडल जो है वो एक्चुअल में टीआरएनए का ही बना होता है, ठीक है, यानी टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम क्लोवर लीफ की तरह से दिखाई देता है। तो इसमें पहले हम लोग लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग उसका डायग्राम समझेंगे अच्छे से। तो हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए या एसआरएनए, जो भी कहो, टीआरएनए को हो या एसआरएनए को हो, ट्रांसफर आरएनए या सॉल्यूबल राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, राइट। चलो लिखें, इसमें लिखें टीआरएनए 75 to 95, 75 से 95, टीआरएनए 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। यानी कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 75 से 95 तक होते हैं, और ये मिलकर के एक टीआरएनए का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, का बना होता है। यह सिंगल स्ट्रैंड होता है, यह सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन याद रखना हमेशा टीआरएनए सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, लेकिन ये क्वाइल्ड होकर के या फोल्ड होकर के इनके दोनों के बीच में जो नाइट्रोजनस बेसेस पाए जा रहे हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, बन जाता है, जिस कारण ये डबल स्टैंडर्ड आपको दिखाई देने लगता है। तो टीआरएनए एक्चुअल में सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फोल्डिंग होने के कारण, यह डबल स्ट्रैंड का दिखाई देता है। तो टीआरएनए होता सिंगल स्ट्रैंड है, हमेशा याद रखना, लेकिन इसमें फोल्डिंग हो गया है इसके स्ट्रैंड में, जिस कारण ये किस तरह दिखाई देता है, डबल स्ट्रैंड की तरह दिखाई देता है। एक्चुअल में डबल स्ट्रैंड नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंड होता है। कंफ्यूजन होता है बहुत बार, क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, टीआरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड, हम लोगों ने डायग्राम देखा होता है तो वहां पर सिंगल स्ट्रैंड होता है, लेकिन वो डबल टाइप का दिखाई देता है, तो हम क्या करते हैं, डबल स्ट्रैंड टिक करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, डबल स्ट्रैंड नहीं बल्कि सिंगल स्ट्रैंड होता है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए टीआरएनए या एसआरएनए डबल स्ट्रैंड की तरह क्यों दिखाई देता है, तो आप कहेंगे सर इसमें बहुत ज्यादा फोल्डिंग हो जाती है, जिस कारण क्या होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिस कारण ये डबल स्ट्रैंड दिखाई देते हैं, बेसिकली होते नहीं है। लाइन से लिखें, टीआरएनए में unusual and modified बेस पाए जाते हैं, अनयूजुअल एंड मॉडिफाइड बेस पेयर या बेस पाए जाते हैं, जो कि 3 प्रकार के, इस पॉइंट को याद रखना, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। अनयूजुअल व मॉडिफाइड बेस पाए जाते हैं जो कि 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रमशः नंबर 1 स्यूडो यूरेसिल, जिन्हें क्रमशः नंबर 1 स्यूडो यूरेसिल, स्यूडो मतलब असत्य होता है,
यूरेसिल यहां पाया जा रहा है, यूरेसिल जो होगा आरएनए में ही हमेशा पाया जाता है और ये थाइमिन के स्थान पर होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर किस टाइप का है, स्यूडो टाइप का है, असत्य प्रकार का है। नंबर 2 आइनोसिन, आइनोसिन। एंड नंबर 3 डाई हाइड्रो यूरिडिन, डाई हाइड्रो यूरिडिन, DIHYDROURIDINE, डाई हाइड्रो यूरिडिन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार के अनयूजुअल व मॉडिफाइड क्या पाए जा रहे हैं, बेस पाए जा रहे हैं, जिन्हें हम लोग स्यूडोयूरेसिल, आइनोसिन और डाईहाइड्रो यूरिडिन कहते हैं। ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीआरएनए में अनयूजुअल या मॉडिफाइड जो बेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने सर 3 प्रकार के, कौन कौन से, स्यूडोयूरेसिल, आइनोसिन और डाईहाइड्रो यूरिडिन। लाइन से लिख लें, टीआरएनए टीआरएनए स्ट्रक्चर को समझने के लिए, टीआरएनए स्ट्रक्चर को समझने के लिए रॉबर्ट हॉले ने, एक साइंटिस्ट पैदा हुए, रॉबर्ट हॉले ने 1965, रॉबर्ट हॉले ने 1965 में क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर CLOVER, क्लोवर लीफ मॉडल को रिप्रेजेंट किया, क्लोवर लीफ मॉडल को रिप्रेजेंट किया। लाइन से लिखें, टीआरएनए में 5 प्रकार की आर्म, भुजाएं, टीआरएनए में 5 प्रकार की आर्म्स पाई जाती हैं, भुजाएं प्रेजेंट रहती हैं या पाई जाती हैं, जिसमें से 4 टाइप्स की आर्म, जिसमें से 4 प्रकार की आर्म इंपॉर्टेंट होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। 4 प्रकार की आर्म इंपॉर्टेंट होती हैं। लाइन से लिखिए, टीआरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, यानी कि एक सिंगल स्ट्रैंड का ये पाया जाएगा, लेकिन बट इसमें अधिक फोल्डिंग के कारण, लेकिन इसमें अधिक फोल्डिंग के कारण, अधिक फोल्डिंग के कारण इनके नाइट्रोजिनस बेसेस में, इनके नाइट्रोजिनस बेसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे यह डबल स्ट्रैंड दिखाई देता है, जिससे यह डबल स्ट्रैंड दिखाई देने लगता है या दिखाई देता है। आगे लिखें, जिस स्थान पर, यानी प्लेस पर, जिस स्थान पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसे स्टेम कहते हैं। यानी कि जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टेम कह रहे हैं, स्टेम कहते हैं। तथा जिस रीजन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, उसे लूप्स, LOOPS, लूप्स कहते हैं। इस बात को याद रखना। तो टीआरएनए के क्लोवर लीफ मॉडल में जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है उसे लूप कहते हैं, और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है बेटा उसे स्टेम कहते हैं। ये भी एक खास बात है, लाइन से लिख लें। टीआरएनए के फर्स्ट आर्म में, टीआरएनए के फर्स्ट आर्म में
एक साइड में 5 प्राइम एंड तथा एक साइड में 5 प्राइम एंड तथा सेकेंड आर्म में 3 प्राइम एंड होता है। एक आर्म में 5 प्राइम एंड तथा सेकेंड आर्म में 3 प्राइम एंड होता है। 5 प्राइम एंड पर ये कुछ खास बात है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 प्राइम एंड पर गुआनिन प्रेजेंट होता है तथा 3 प्राइम एंड पर ये पूछे जाते हैं 5 प्राइम एंड पर कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है, तो आप कहेंगे सर गुआनिन। तथा 3 प्राइम एंड पर एक स्पेशल सीक्वेंस पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक स्पेशल सीक्वेंस पाया जाता है जिसे CCA, एक स्पेशल सीक्वेंस पाया जाता है जिसे CCA कहते हैं। तो ये सीक्वेंस जो है साइटोसिन और एडेनिन, ये सीक्वेंस जो है ये कहां पर पाया जा रहा है, 3 प्राइम एंड पर पाया जाता है। इसके अलावा 3 प्राइम एंड पर एक और चीज पाई जाती है, इसके अलावा इस एंड पर एक फ्री फंक्शनल ग्रुप OH के रूप में, एक फ्री फंक्शनल ग्रुप OH के रूप में पाया जाता है तथा OH के रूप में पाया जाता है तथा इस एंड पर, यानी कि जो ये शिरा है 3 प्राइम एंड, तथा इस एंड पर या इस एंड को एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट कहते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि जो 3 प्राइम एंड होता है यहां पर एक एक्टिवेटेड अमीनो अटैचमेंट साइट पाया जाता है। वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है उसके अंदर जो अमीनो एसिड है उसको एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेट करने के बाद में अपने इस 3 प्राइम एंड पर उसको क्या कर देता है, अटैच कर लेता है, जोड़ लेता है। फिर ये टीआरएनए जो होगा एमआरएनए के पास जाएगा और जो भी अमीनो एसिड होगा इसके जैसा जो कोडॉन वहां पर पाया जा रहा होगा, ये अपने एंटी कोडॉन्स के सीक्वेंस से, केमिकल लोचे से इसको क्या करेगा, जांचेगा और वहां पर उस अमीनो एसिड को क्या करेगा, अनलोड कर देता है। ठीक है, अटैचमेंट साइट होता है जिसमें अमीनो एसिड आकर जुड़ता है, जिसमें अमीनो एसिड आकर अटैच होता है यानी जुड़ता है। ठीक है, नए लाइन से लिख लीजिए, यानी कि ये तो पहली आर्म की बात हो गई। इसके अलावा इस एंड पर अब सेकेंड आर्म के बारे में लिख लें। नए लाइन से लिखें, सेकेंड आर्म को T5C आर्म या लूप, T5C आर्म या लूप कहते हैं, जहां पर T का मीनिंग या T का अर्थ थाइमिन, C का अर्थ साइटोसिन एंड 5 का अर्थ, 5 नहीं बल्कि ये साई है यार, टी साई सी, गलत बोल रहा हूं, तथा साई का अर्थ स्यूडो यूरेसिल से होता है। स्यूडो यूरेसिल, यहां पर हमने क्या देखा कि साई का जो मतलब यहां पर है वो स्यूडो यूरेसिल से है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस आर्म के ऊपर एक और ग्रुप पाया जा रहा है यूरेसिल के फॉर्म में, लेकिन ये किस फॉर्म में अटैच है, स्यूडो मतलब असत्य प्रकार का है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन आगे चल करके इसका काम हो सकता है। ठीक है, क्या लिखा, स्यूडो यूरेसिल से है। आगे लिख लें, इस आर्म को यानी कि जो सेकेंड आर्म है, ये इसका पूछा जाता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इस आर्म को
राइबोसोमल बाइंडिंग आर्म कहते हैं। इस आर्म को राइबोसोमल, जैसे नाम से ही पता चल गया, राइबोसोम बाइंडिंग आर्म, यानी कि राइबोसोम को ये क्या करेगा, बाइंड करेगा, जोड़ेगा। कहते हैं क्योंकि टीआरएनए अपनी इस आर्म से, टीआरएनए अपनी इस आर्म से राइबोसोम की, अब कौन सी यूनिट जोड़ेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा हमेशा, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट, राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट से अटैच रहता है। राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट को अटैच करता है, ये करते हैं। लाइन से लिखें, थर्ड आर्म, यहां पर इसकी तीसरी आर्म पाई जा रही, उसकी कुछ खास बात है। थर्ड आर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्म होती है, बहुत आवश्यक है। थर्ड आर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्म होती है। क्यों होती है, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्म होती है क्योंकि इस आर्म पर एंटीकोडोन्स, इस आर्म पर एंटीकोडोन पाए जाते हैं, जिस कारण इसे एंटीकोडॉन आर्म या लूप, जिस कारण इसे एंटीकोडॉन आर्म या लूप भी कहते हैं। तो थर्ड आर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, एंटीकोडॉन पाया जा रहा है। अब ये एंटीकोडॉन का काम क्या है, तो आपको पता है कि जो एमआरएनए स्ट्रैंड होता है, इस एमआरएनए स्ट्रैंड के ऊपर कोडोन्स पाए जाते हैं, तीन फॉर्म में, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 सीक्वेंस के फॉर्म में क्या होते हैं, यहां पर कोडोन्स पाए जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और इन कोडोन को कोड करने के लिए एंटीकोडोन होना चाहिए। अब जो एंटीकोडोन होता है ये भी 3 के फॉर्म में होते हैं, लॉक एंड की का ही एकदम काम करते हैं ये दोनों लोग, ठीक है। आपको पता है कि टीआरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड को लेकर के आएगा। मान लो ये अमीनो एसिड है, इसको लेकर के आ रहा है। अब ये अमीनो एसिड कौन से वाले एमआरएनए स्ट्रैंड पर या इस एमआरएनए स्ट्रैंड पर कौन से वाले कोड पर अनलोड होगा, ये काम करता है कौन, एंटीकोडॉन, जो कि कहां प्रेजेंट रहते हैं, टीआरएनए के थर्ड आर्म पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एमआरएनए के किस आर्म पर, एमआरएनए के किस आर्म पर एंटीकोडॉन्स पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर थर्ड आर्म पर एंटीकोडॉन पाए जाते हैं, भी कहते हैं, ठीक है। लाइन से लिखें, या एंटीकोडॉन आर्म भी कहते हैं, जो कि एमआरएनए पर, उसी के आगे लिखें, जो कि एमआरएनए पर कोडोन को, एमआरएनए पर कोडोन को पहचानता है या पहचानने का काम करते हैं, कोडोन को पहचानने का काम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, एवं इसके अकॉर्डिंग ही जो यहां पर एंटीकोडॉन है, इसके अकॉर्डिंग ही 3 प्राइम एंड पर अमीनो एसिड अटैच होता है। 3 प्राइम एंड पर अमीनो एसिड अटैच होता है, यानी कि जो 3 प्राइम एंड यहां पर पाया जा रहा है, जो कि इसकी फर्स्ट हाफ हम कह सकते हैं, वहां पर अमीनो एसिड एंटीकोडॉन के माध्यम से ही क्या होगा, अटैच होगा, कि जैसा एंटीकोडॉन होगा उसी तरीके का अमीनो एसिड यहां पर अटैच करेगा, उसी सीक्वेंस में अटैच करेगा फर्स्ट आर्म पर, और जाकर के वहां पर अनलोड कर दिया जाएगा एमआरएनए के स्ट्रैंड पर, ठीक है। अमीनो एसिड अटैच होता है, लाइन से लिख लें, इस आर्म पर आइनोसिन, आपको पता है कि एक जो आइनोसिन है ये एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप, सॉरी एक प्रकार का, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि स्पेशल सीक्वेंस है, ठीक है। एक प्रकार का स्पेशल सीक्वेंस के रूप में यहां पर पाया जा रहा है, जो कि अनयूजुअल और मॉडिफाइड क्या है, बेस है, ठीक है। अनयूजुअल और मॉडिफाइड फॉर्म में क्या पाया जा रहा है, एक तरीके का बेस है ये, बेस मतलब आधार नहीं, बेस मतलब क्षार,
ठीक है, तो थर्ड आर्म अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इस आर्म के ऊपर एंटीकोडॉन पाए जाते हैं, जिस कारण इसे एंटीकोडॉन आर्म भी कहते हैं। एमआरएनए कोडॉन, इसी कारण एमआरएनए का जो कोडोन होता है उसको ये रीड करता है और 3 प्राइम एंड पर अमीनो एसिड अटैच होते हैं। राइट, नई लाइन से मैंने बोला कि इस आर्म पर आइनोसिन अनयूजुअल नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे एक और पुटअप यहां पर हो गया इजीली तरीके से कि जो आइनोसिन नाइट्रोजिनस बेस है या जो आइनोसिन अनयूजुअल नाइट्रोजिनस बेस है वो टीआरएनए की किस आर्म पर पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर थर्ड आर्म पर आइनोसिन नाइट्रोजिनस बेस अटैच रहता है। ठीक है, कितना समझ में आया? चलो, अब जो लास्ट आर्म यहां पर है फोर्थ, उसको देख लेते हैं। और जो फिफ्थ आर्म है वो जरा सी होती है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहां पर नेक्स्ट लिख लें, नेक्स्ट लिख लें यहां पर लाइन से फोर्थ आर्म को डी लूप, फोर्थ आर्म को डी लूप या बाइंडिंग लूप या अमीनो एसाइल सिंथेटेज लूप। अब यहां पर बात आ रही है कि सर सिंथेटेज, एज कहने का मीनिंग तो हो गया एंजाइम, तो क्या अमीनो एसाइल सिंथेटेज एक प्रकार का एंजाइम है? हाँ भैया, फोर्थ आर्म पर ये अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। इसे डी लूप भी कहते हैं, इसे बाइंडिंग लूप भी कहते हैं। ये बांधेगा किसी चीज को, ठीक है, कहते हैं। लाइन से लिखें, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम अमीनो एसिड्स को पहचानता है कि कौन सा अमीनो एसिड कैसा है, समझ रहे हैं? उसी के आधार पर इसको अटैच किया जाता है। अमीनो एसिड को पहचानता है, वह इसे एक्टिवेट करता है, आइडेंटिफाइड करेगा एंड वह इसे एक्टिवेट करता है। इसके पहचान के कारण ही, आगे लिखें, इसके पहचान के कारण ही अमीनो एसिड 3 प्राइम एंड, इसके पहचान के कारण ही अमीनो एसिड 3 प्राइम एंड पर जुड़ता है, 3 प्राइम एंड पर जुड़ता है तथा इसमें डाईहाइड्रोयूरिडिन, इसीलिए इसको डी लूप भी कह रहे हैं, तथा इसमें डाईहाइड्रोयूरिडिन अनयूजुअल नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिस कारण फोर्थ लूप को DHU डाईहाइड्रोयूरिडिल लूप, फोर्थ लूप को DHU लूप या डाईहाइड्रोयूरिडीन भी कहते हैं, डाईहाइड्रोयूरिडीन भी कहते हैं। अब बेटा यहां पर बात आ रही हमारे स्ट्रक्चर की कि टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से यहां पर होगा, तो उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, फिर अच्छे से उसको समझ लेते हैं। तो ये इस तरीके से बेटा हमारे सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि टीआरएनए का है, और ये टीआरएनए में क्लोवर लीफ मॉडल कहला रहा है। एक्चुअल में क्या है? क्लोवर लीफ मॉडल।
तो यहाँ पर दो आर्म आपको दिख रही है, एक आर्म 5 प्राइम एंड की है और दूसरी आर्म है ये डेफिनेटली क्या बोली जाएगी, 3 प्राइम एंड की। और आप यहाँ पर एक चीज देखिए कि ये सिंगल स्ट्रैंड ही है, बट इसमें क्या हुआ, फोल्डिंग हो गई, और फोल्डिंग होने के कारण ये 4 आर्म में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये वाला जो बोली जाती है, ये फर्स्ट आर्म बोली जाती है, ये सेकेंड बोली जाती है, ये थर्ड बोली जाती है, और ये फोर्थ बोली जाती है। लेकिन इसमें नेचुरली क्या हुआ, एक और आर्म डेवलप हो गई, एक और आर्म डेवलप हो गई, जिसे हम लोग फिफ्थ आर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिफ्थ आर्म, जिसका कोई भी यूज नहीं है, राइट, जिसका कोई भी यूज नहीं है। अब हम लोग यहां पर एक एक आर्म को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए, जो पहली आर्म यहां पर हम लोग देख रहे हैं, इसमें एक साइड में 5 प्राइम एंड पाया जाता है और दूसरी साइड में 3 प्राइम एंड पाया जाता है। अगर हम लोग 5 प्राइम एंड की बात करें तो 5 प्राइम एंड के ऊपर एक नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुआनिन। यहां पर एक बेस पाया जा रहा है बेटा, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है क्या, गुआनिन। ठीक, ये गुआनिन पाया जा रहा है। अब अगर 3 प्राइम एंड की बात करें तो 3 प्राइम एंड के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। एक क्या पाया जाता है, फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये OH के रूप में होता है। और इसी फंक्शनल ग्रुप के साथ में यहां पर एक्चुअल में एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट भी रहता है। दैट मींस फोर्थ आर्म क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा कि किसको यहां पर, कौन से अमीनो एसिड को यहां पर जुड़ना है। और थर्ड आर्म के पास में पाए जाते हैं एंटीकोडॉन, और ये एंटीकोडॉन तय करेंगे कि हाँ फर्स्ट आर्म आपको जो है ना यहां पर इस टाइप के अमीनो एसिड को जोड़ना है। ठीक है, तो सभी आर्म जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर ही जो होती हैं डिपेंडेंट होती हैं और एक दूसरे से मिलकर के ही कार्य करती हैं। अब अगर आप देखें तो इन सभी आर्म्स में आप देख रहे हैं कि सभी आर्म फोल्डेड हो गई, और इनके बीच में जो नाइट्रोजनस बेस पाया जा रहा है उसके कारण बेटा, उसके कारण इन सभी के बीच में हाइड्रोजनस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक, जिसके कारण ये डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में दिखाई देता है। अब अगर 3 प्राइम एंड की और भी थोड़ी सी बात करें तो इस 3 प्राइम एंड पर एक स्पेशल सीक्वेंस पाया जाता है। एक 3 प्राइम एंड पर एक स्पेशल सीक्वेंस पाया जाता है। इस स्पेशल सीक्वेंस को हम लोग ACC कहते हैं। आप लोगों ने सुनी होगी ACC सीमेंट, है ना, तो वो सीमेंट वाली ACC याद रखो और वो ACC यहां पर ऐड कर दो। तो जो 3 प्राइम एंड है फंक्शनल ग्रुप OH के साथ में इसी प्राइम एंड पर, इसी एंड पर, फर्स्ट आर्म पर यहां पर ACC ग्रुप भी अटैच रहते हैं, नाइट्रोजनस बेस अटैच रहते हैं, और इसी आर्म में एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट भी रहता है। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट आर्म की बात। अब अगर हम लोग सेकेंड आर्म की बात करें तो सेकेंड आर्म आप देख रहे हैं यहां पर कुछ इस तरीके से गई और आगे की तरफ एक लूप के रूप में क्या हो गया, फॉर्म हो गया। एक यहां पर लूप स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया जो कि एक लूप के रूप में यहां पर दिखने लगा। ये जो सेकेंड आर्म है, इस सेकेंड आर्म को हम लोग कुछ और भी नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? अब ये सेकेंड आर्म है, अच्छा लग रहा है देखने में। अब सेकेंड आर्म का थोड़ा सा और नाम लिख लो यहां पर। तो सेकेंड आर्म को यहां पर हम लोग T-Psi-C आर्म के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग राइबोसोमल बाइंडिंग आर्म के नाम से जानते हैं। राइबोसोमल बाइंडिंग आर्म के नाम से जानते हैं, राइट। या इसको हम लोग स्यूडो यूरेसिल, ठीक है, अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, जो भी आप नाम लेना चाहें, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन याद रहेगा। इसको हम लोग स्यूडो यूरेसिल अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस आर्म के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो राइबोसोमल बाइंडिंग आर्म इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राइबोसोम को बाइंड करता है। ठीक है, कौन से? लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, इसको क्या करता है? ये बाइंड करता है। देन इसे हम लोग T-Psi-C क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर T का मतलब थाइमिन से लिया गया था। T का मतलब किससे लिया गया था? थाइमिन से। C का मतलब साइटोसिन से लिया गया था,
और यहां पर साई का मतलब जो था वो स्यूडो यूरेसिल से लिया गया था, स्यूडो यूरेसिल। आई एम राइट? इतना समझ में आया यहां तक? स्यूडो यूरेसिल यहां तक समझ में आ गया सभी को? आई होप आया होगा। इसीलिए इसीलिए इस आर्म को स्यूडो यूरोसिल अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस आर्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहां पर एक अनयूजुअल, अनफंक्शनल एक नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है जिसको हम लोग स्यूडो यूरोसिल कहते हैं, थाइमिन और साइटोसिन के अलावा। ठीक है। और इस आर्म का जो सेकेंड आर्म का मेन फंक्शन होता है, ये राइबोसोम को बाइंड करता है। किसको बाइंड करता है? राइबोसोम का। अगर हम लोग यहां पर फिफ्थ आर्म की बात करें, मतलब सीधे यहां पर अगर हम लोग चल रहे हैं सेकेंड आर्म के बाद में, हालांकि दूसरी आर्म आनी चाहिए, लेकिन हम यहां पर फिफ्थ आर्म को देख लें तो फिफ्थ आर्म का कोई भी फंक्शन नहीं है। इसको हम लोग एक्चुअल में वेरिएबल आर्म के नाम से जानते हैं। वेरिएबल आर्म जो चारों आर्म से थोड़ी सी अलग होती है और ये नॉन फंक्शनल होती है, नॉन फंक्शन, इसका कोई भी कार्य नहीं होता है, हम ये कह सकते हैं। देन उसके बाद में बेटा अगर हम लोग सेकेंड आर्म के बाद में थर्ड आर्म की बात करते हैं, यहां पर ये थर्ड आर्म, तो थर्ड आर्म जो होती है ये काफी इंपॉर्टेंट आर्म होती है और इस आर्म का बहुत बड़ा रोल होता है। ये आर्म काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसके लिए इसके हम लोग बाल क्या कर देते हैं, थोड़े से स्पाइकी बना देते हैं। ये थोड़े से बाल खड़े और ये मुस्कुरा रहा है, कह रहा हाँ भाई मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। क्यों तुम इंपॉर्टेंट हो भाई, ये भी बता दो। तो थर्ड आर्म इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके पास में एंटीकोडोन पाए जाते हैं। पहली बात, इसके पास में क्या पाए जाते हैं? एंटीकोडोन पाए जाते हैं। इसीलिए इस आर्म को हम लोग एंटीकोडोन आर्म कह सकते हैं। हाँ भैया कह सकते हैं एंटीकोडोन आर्म, बिल्कुल आप कह सकते हैं सर। आपको हम लोग आइनोसिन अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस आर्म कह सकते हैं। अरे बिल्कुल कह सकते हो सर, क्योंकि मेरे पास में एक अनयूजुअल मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है जिसको हम लोग आइनोसिन कहते हैं, और इसीलिए इसको आइनोसिन अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस भी बोल सकते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? तो इसका मेन फंक्शन मैंने लिखा है कि यहां पर जो एंटीकोडोन होते हैं ये तय करता है कि फर्स्ट आर्म के ऊपर कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट आर्म के ऊपर कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा वो कौन तय कर रहा है? एंटीकोडोन तय कर रहा है। देन इसके अलावा फोर्थ आर्म भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। ये इस अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है कि भाई मैं देख तो लूं तुम हो कौन। इसी कारण इसको क्या करता है यहां पर, हाँ जब कहता है हाँ ठीक सब कुछ ठीक है आप ज्वाइन करो, तो ये अटैच कर जाता है। और एंटीकोडॉन का मेन फंक्शन होता है कि जब ये इस अमीनो एसिड को, जो भी अमीनो एसिड यहां पर जुड़ेगा, उस अमीनो एसिड को ये लेकर के जाएगा एमआरएनए स्ट्रैंड के पास में, तो एंटीकोडॉन उस एमआरएनए स्ट्रैंड के ऊपर उस कोडोन को ढूंढता है जिससे ये मैच करेगा। एकदम ये जो एंटीकोडॉन और कोडॉन है ये लॉक एंड की का क्या कर रहा है? काम कर रहा है, इसको याद रखिएगा। चलो ये तो बात हो गई हमारी थर्ड आर्म की बात। किसकी बात हो गई? थर्ड आर्म की। अब अगर हम लोग फोर्थ आर्म की बात करें तो फोर्थ आर्म भी कुछ कम नहीं है। फोर्थ आर्म भी भैया कुछ कम नहीं है, बड़ा मुस्कुराता है ये भी, और इसके बाल हम लोग अच्छे से खींच देते हैं, इसके बाल थोड़े अच्छे बना देते हैं। ठीक है, ये क्या है? फोर्थ आर्म। और फोर्थ आर्म को हम लोग डी लूप के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डी लूप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास में डाई हाइड्रो यूरेडिन अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। इसके पास में क्या पाया जा रहा है? डाई हाइड्रो यूरेडिन अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस। डाई हाइड्रो यूरेडिन अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस पाया जा रहा है। ठीक है, और यहां पर क्या है? यहां पर एक एंजाइम पाया जाता है, बहुत ही स्पेशल एंजाइम यहां पर पाया जा रहा है। एक एंजाइम पाया जा रहा है, इसके बाल थोड़े से स्पाइकी हैं, और इस एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज। इस एंजाइम का नाम क्या है? अमीनो एसाइल सिंथेटेज। अमीनो एसाइल सिंथेटेज नाम है, जो कि क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा किसको? अमीनो एसिड को, कि तुम जुड़ोगे फर्स्ट आर्म पर या नहीं जुड़ोगे। ठीक है, यहां पर इसको हम लोग बाइंडिंग लूप के नाम से भी जानते हैं। बाइंडिंग लूप
क्यों? क्योंकि ये बाइंडिंग लूप क्या करेगा, अमीनो एसिड को फर्स्ट आर्म के ऊपर बाइंड करने का काम करेगा। इसे हम लोग एक्टिवेशन टू अमीनो एसिड के नाम से भी जानते हैं, एक्टिवेशन टू अमीनो एसिड लूप। जो भी अमीनो एसिड है इसको आइडेंटिफाई करने का काम, एज वेल एज एक्टिवेट करने का काम जो करता है वो फोर्थ आर्म करता है। और ये आर्म जब इसको एक्टिवेट कर देगा, फिर जो टीआरएनए का पहला आर्म है OH जो जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसी के साथ में ये अमीनो एसिड क्या होता है बेटा, अटैच हो जाता है। समझ में आया? तो इस तरीके से बेटा ये हमारा टीआरएनए कंप्लीट होता है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो छाप दीजिएगा इसी तरीके से, जितना लिखा है यहाँ पर ये सब इसी तरीके से लिख दीजिएगा, आपका बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से बेटा टीआरएनए के साथ साथ हमारी ये यूनिट भी फिनिश होती है। देन इसके बाद में थर्ड यूनिट जो हमारी स्टार्ट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है जेनेटिक्स। राइट, जेनेटिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप लोगों को मैं क्रोमोसोम पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद में मियोसिस माइटोसिस डिवीजन भी पढ़ाऊंगा, मेंडल्स लॉ पढ़ाऊंगा, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाऊंगा, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ यूनिट मैंने कंबाइंड बता दिया है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों को मिलाकर के जेनेटिक्स फर्स्ट और जेनेटिक्स सेकंड में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो पूरा जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी यहाँ पर आपके पॉइंट व्यूज रखे गए एग्जाम के प्रिपरेशन के लेवल पर, उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप सुमित राणा साइंस क्लासेस के ऊपर इनरोल कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने लोड नहीं किया तो उसको लोड कर लीजिए, और यहाँ पर जाने के बाद में आप इस वीडियो को कंप्लीट कहाँ पर देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है स्टोर सेक्शन का। राइट, जैसे ही आप स्टोर सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर खुल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत सारी सेलिंग भी चला रहा हूँ, और आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस को यूट्यूब पर जिस तरीके से आपको फ्री में मिल रही है उस तरीके से यहाँ पर भी मैंने फ्री करके रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर BSc पार्ट 1 का अगर आप लोग देखें, इस कोर्स को अगर आप देखें तो ये कोर्स बेसिकली मैंने तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपने ऐप के ऊपर सारे के सारे कोर्सेज BSc फर्स्ट ईयर के बहुत ही कम प्राइस में कर दिए हैं। लगभग 300 रुपये पर पेपर मैंने कर दिया है, जिसमें सारे कंटेंट आपको मिलेंगे विद PDF फाइल। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये कोर्सेज 1 साल तक आप एक्सेस कर पाओगे बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। अब आप कहेंगे सर मैंने इतना कम क्यों कर दिया है, तो इतना कम मैंने इसलिए कर दिया है, बस मुझे थोड़ी सी खुशी मिल रही है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, तो आप लोगों के लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आएगा, और इसे आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने देखिए लिखे हुए यहाँ पर 34 कंटेंट, और यहाँ पर सारा का सारा लिखा होगा शुरुआत में ही, आप इस तरीके से अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फ्री कंटेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है फ्री कंटेंट। इसमें आपका फुल सिलेबस जो आपका BSc का है वो आपको PDF के फॉर्म में फ्री मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए वायरस पार्ट 1, वायरस पार्ट 2, जिस तरीके से आपको YouTube के ऊपर मैंने एक प्लेलिस्ट बना करके दी है, उसमें आपको प्लेलिस्ट में ढूंढना भी पड़ता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐप के ऊपर आइए, आपको जो भी कंटेंट देखना है, आपको जिस पेपर से भी वीडियो पढ़नी है, उस पेपर को यहाँ पर स्टोर सेक्शन में जाकर के खोज लीजिए। ढूंढने के बाद में आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो जितने YouTube पर मैंने फ्री वीडियो लेक्चर डाले हुए हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा वीडियो लेक्चर भी यहाँ पर मिलेंगे, जो यहाँ पर पेड क्लासेस रहेगी, जिसका प्राइस मात्र 300 रुपये बच्चा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसको हर कोई परिवार का व्यक्ति, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, हर कोई उसको इजीली तरीके से दे सकता है। तो आई होप आप लोग मेरे इस डिसीजन से बहुत खुश हुए होंगे। तो आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे YouTube के ऊपर अपना प्यार दिया है, इतना कीमती समय दिया है, इतना सपोर्ट किया है, आप कृपया मेरे ऐप को भी उतना ही प्यार दें, और मैं चाहता हूं कि आप इसे लोड करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट की तरह ढूंढने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि आपको डायरेक्ट कंटेंट बाय कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। पेपर में आपकी यूनिट बाय यूनिट सारा का सारा दिया हुआ है, आप इजीली तरीके से कंप्लीट पेपर को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जब व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो सारे के सारे कंटेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इस तरीके से। तो आप जो भी कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर BSc पार्ट 1 जूलॉजी का अगर आप देखना चाहें हायर नॉन कोडेड, तो उसको भी आप खोल सकते हैं। ठीक है, आप BSc सेकेंड ईयर का भी यहाँ पर देख पाएंगे।
और बेटा आपको मैं अधिक जानकारी दे दूं कि आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, अब आप कहेंगे सर डिस्क्रिप्शन कहाँ से देखें, तो देखिए बेटा यहाँ पर ये इस तरीके से जो एरो लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने बहुत सारा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना ऐप लोड नहीं किया है सुमित राणा साइंस क्लासेस, तो यहाँ से इसके माध्यम से, इस लिंक के माध्यम से आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधे गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, आप इसको लोड कर लीजिए। अगर आपको ऐप के बारे में पूरी जानकारी चाहिए बेटा, तो उसके लिए यहाँ पर एक और लिंक को दिया गया है जिसमें ये लिखा हुआ है कंप्लीट ऐप इंफॉर्मेशन वीडियो। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई वीडियो खुल करके आ जाएगी जिसमें ऐप के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि आपको किस तरीके से ऐप को लोड करना है, किस तरीके से आपको अपनी आईडी ऐप के ऊपर बनाना है और किस तरीके से आप किसी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं या उसके अंदर कंटेंट को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी वीडियो बेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर ऐप के ऊपर जो पेपर इनरोल किया गया है उसका भी लिंक यहाँ पर दे दिया जाएगा। अगर आपके फोन में ऐप लोड होगा तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके सीधे आप हमारे ऐप के ऊपर उस कोर्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप ऐप शेयर करें और अपना प्यार वहां पर भी मेरे ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद।